नमस्कार किसान साथियों। मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि आप लोगों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस से संबंधित कुछ चीज़ें डालूं, तो उसी संदर्भ में मैं सबसे पहले डीएपी के बारे में बता रहा हूँ। डीएपी की कंपोजिशन जो उसके बैग पे लिखी होती है वो होती है N18%, P2O5 46% टोटल। ये देखा है सबने, सबको पता है। अब ये हमें पता है कि इसमें 18% नाइट्रोजन है और पेंटाऑक्साइड फास्फोरस जो है वो 46% है। टी का मतलब टोटल है। अब उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, क्षमा करें, P2O5 CS 46% यानी 46% और P2O5 WS 43%, क्षमा करें 41%। ठीक है, तो इसमें अभी जो कंपोजिशन है वो पहली बात तो ये है कि हर एक कंपनी जो भी पेस्टिसाइड बनाती है, फर्टिलाइज़र बनाती है, वो सब उसके ऊपर कंपोजिशन लिख के रखते हैं। ये ज़रूरी होता है और ये फर्टिलाइज़र एक्ट में भी आता है। तो अब हम बात करते हैं कि N18% उसमें नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन वो नहीं है जो हम यूरिया से प्राप्त करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन है सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ से तैयार किया हुआ, जिसको हम स्प्रीट कहते हैं यानी थिनर कहते हैं, उसकी लैपिंग होती है। जब आप डीएपी को भिगोगे तो पानी में भीगने के बाद में उसके ऊपर आपको तेल की तरह का तैरता हुआ कुछ पदार्थ दिखाई देगा, वो इसी फॉर्मूलेशन में है। और दूसरा पेंटाऑक्साइड जो हमें चाहिए फास्फोरस, वो उसमें होती है 46%। तो 50 किलो के बैग का 46% कितना हुआ? 23 kg। तो यहाँ कितना बच गया? 27 kg। तो अब ये 27 kg इसके अंदर क्या है? यानी कि रॉ मटेरियल, यानी कि कचरा। अब ये 23 kg यानी 23 किलो है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, वो खुद जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो कंपनी कहती है कि ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन सा हिस्सा है? सबसे पहले हम लेते हैं WS। पहली बात तो ये है कि आधे से ज़्यादा, लगभग 90% किसानों को ये पता नहीं है कि WS का मतलब क्या होता है। WS का मतलब होता है वाटर सोलूबल, यानी कि पानी में घुलनशील। 23 किलो का 41% हो गया 9 किलो 350 ग्राम। तो किसान भाइयों, जो हमें पानी के साथ घुल करके मिलती हैं वो एक बैग से यही मिलती हैं। और साइंस भी यही कहता है कि फास्फोरस जो है वो 80% ज़मीन में स्टोर होता है और 20% यूटिलाइज़ होता है, यानी 20% हमें मिलता है। वो भी अगर पानी का पीएच सही होगा तो ये घुलेगी, नहीं तो ये भी नहीं घुलेगी। अब आते हैं इसका दूसरा हिस्सा। CS का मतलब होता है सिट्रेट सोलूबल, यानी कि अम्ल में घुलनशील। ये कितना है? ये हो गया 13 किलो 950 ग्राम। ठीक है, लगभग। तो यानी कि अब ये सिट्रेट सोल्यूबल से हमें कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ा एक विषय है कि हमें ये वाली फास्फोरस कैसे मिल सकती है। ये हमें मिलती है PSB के ज़रिए। जो फास्फोरस सोलेबलाइज बैक्टीरिया है वो इस सेल्स को तोड़ता है, वो एसिड रिलीज़ करता है, जिससे ये पूरे का पूरा उसको पोषण मिलता है और वो जो फास्फोरस है वो घुलनशील होकर के पौधों को मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें इसके साथ साथ PSB देना चाहिए। PSB हम देंगे तो ये उसको यूटिलाइज़ कर देगा, यानी कि पूरी तरह से हमें जितना 23 किलो फास्फोरस है हमारा, वो पूरी तरीके से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ के साथ इसका pH जो है वो भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले pH का जो बैलेंस है वो
सुधर जाएगा तो ज़मीन ऑटोमेटिक सुधरनी शुरू हो जाएगी और जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिन किसानों ने पहले से बम्पर डीएपी डाल रखी हैं वो अपना पीएसबी फास्फोरस सोलेबलाइज्ड बैक्टीरिया, या अगर आपके पास में वेस्ट डिकम्पोजर है तो वेस्ट डिकम्पोजर भी यही काम करेगा। हम सड़ाते गलाते क्यों हैं? हमें बैक्टीरिया चाहिए, वो बैक्टीरिया जो है वो इनको सड़ाने गलाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से हम अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला सेगमेंट जो है वो है नाइट्रोजन का, यानी कि यूरिया। अब हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया में क्या है? N46%, यानी कि नाइट्रोजन 46%। अब ये नाइट्रोजन हमें कैसे मिलती है? ये अमोनिया के रूप में मिलती है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी यूरिया की फैक्ट्री के बाहर बैठ कर के कभी देखा है कि ये बनती कैसे है? किसान भाइयों, जो वायुमंडल की 78% नाइट्रोजन है उसी को खींचा जाता है, फिर -300 डिग्री पे लाया जाता है और फिर उसमें एक हल्का सा फ्लूंट दिया जाता है। साथ में एक बैग में आपको लगभग 5 किलो नमक भी मिलता है और कुछ फिलर होती हैं जिसके ज़रिए इसको तैयार करके भर दिया जाता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर आती है 46%, यानी कि 50 किलो का 46% कितना हुआ? वही 23 kg। तो उसके बाद में कितना बचा? 27 kg। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल, यानी कि कचरा, वेस्टेज, ये वेस्ट है इसका। अच्छा, फिर इसके काम करने का तरीका बहुत फास्ट होता है, ये बहुत तेज़ी के साथ घुलता है। अगर आपकी ज़मीन में पानी की ज़्यादा रुकने की कंडीशन है, यानी कि पानी ज़्यादा रुका हुआ है, तो ये उसमें नीचे लीच कर जाएगा। और अगर गर्मी है, आप पानी नहीं लगा सकते और उस टाइम में आपने दे दिया तो ये वेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि ये हवा की चीज़ है, हवा में वेपोरेट हो जाती है। तो इसलिए ये हमें कैसे मिल सकती है? इसको यूज़ करने के लिए पहली बात तो ये है कि हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर है। इसके साथ साथ हमें लेना है अजोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, यानी कि स्वतंत्र बैक्टीरिया है। इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक तो हो गया अजोटोबैक्टर, एक हो गया एजोस्पिरिलियम, एक हो गया राइजोबियम। इन तीनों का काम अलग अलग है। नाइट्रोजन तो तीनों ही फिक्स करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, मगर इनके काम करने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे सबसे पहले हम उठाते हैं राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी दलहनी फसलों में काम करेगा, जो दाल वाली फसल है, जैसे आपका मूंग है, मोठ है, गवार है, मूंगफली है, अरहर है, यानी दाल वाली फसल जितनी भी होती हैं उनके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। ये उसकी जड़ों के अंदर अपना एक कॉलोनी डेवलप करता है और फिर वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच करके पौधे को देना शुरू कर देता है। तो इसकी भी लगभग कम से कम 25,000 प्रजातियाँ हैं। ये हर फसल के लिए, सोयाबीन के लिए अलग बैक्टीरिया चाहिए, राइजोबियम की अलग स्ट्रेन चाहिए, चने के लिए अलग स्ट्रेन चाहिए, गवार के लिए अलग स्ट्रेन चाहिए। तो इस चक्कर में हम रहते हैं तो हम इस तक नहीं पहुंच पाते। फिर बात आती है एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम क्या करता है? ये रूट के चारों तरफ काम करता है। तो इसका एक सिरा जो होता है वो जड़ के अंदर भीतर होता है और एक सिरा जो है वो वायुमंडल की हवा को खींचने का काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने का काम करता है। तो ये किस में काम करेगा? ये जैसे आपकी कॉटन है, आपका गन्ना है, जवार है, बाजरा है, मक्का है, ये उसमें काम करेगा। अब बात आती है, इसको भी हम अगर दूसरी फसल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी दूसरी फसलें बच जाती हैं। फिर आती है तीसरा अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, यानी कि स्वतंत्र बैक्टीरिया। इसको किसी प्रकार की फसल से मतलब नहीं है। इसको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके खेत में फसल होगी तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा। आपने इसको अपनी ज़मीन के अंदर एप्लीकेशन कर दिया तो उसके बाद में इसने जैसे ही मॉइस्चर, आपने इसको एप्लीकेशन करने के बाद पानी दे दिया, सिंचाई हो गई या बारिश के दौरान इसको दे दिया, तो इसने 100 दिन के अंदर
100 दिन में लगभग 300 से 350 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसने नाइट्रोजन फिक्सिंग कर देनी है। अब आप 23 किलो के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने बैग यूरिया ये हमारे खेत के अंदर डेवलप कर देता है, तैयार कर देता है। फिर जो इसके बैक्टीरियाज़ हैं वो सल्फ़र यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, तो उस एसिड की वजह से हमारे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो ज़मीन का पीएच है उसको ये सामान्य करने में बहुत मदद करता है, जर्मिनेशन पावर को बढ़ाता है, और इसके साथ साथ इसके जो सेल्स जब डेड होते हैं आगे ये बढ़ते हैं तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जीवांश कार्बन की जो हमारी ज़मीन की मांग है वो भी पूरी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसान अभी केमिकल यानी कि रासायनिक खेती कर रहा है उसको अगर यूरिया दे रहा है वो, तो उस यूरिया की मात्रा को लगभग पहली बार में आधा कर दें और अजोटोबैक्टर दे दें या अपना वेस्ट डिकम्पोज़र है वो दे दें। तो उससे क्या होगा कि वो जो बाकी जितनी भी मात्रा में उसको यूरिया की आवश्यकता होगी नाइट्रोजन की वो दे देगा। तो इसी हिसाब से हम अजोटोबैक्टर ले सकते हैं। ये दलहनी फसल में भी काम करेगा और जड़ों वाली में भी काम करेगा और अदर क्रॉप में भी करेगा। तो हमें सबसे बड़ा फोकस जो करना होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए वो है अजोटोबैक्टर। अच्छा, अब फिर एक बात आती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो केमिकल कंपनियों के जाल में आने के बाद में बहुत बुरे तरीके से फंसते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मगर कुछ समय का भी अभाव है मेरे पास। थोड़ा सा मैं इस टाइम समय बहुत व्यस्त चल रहा है। तो इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इन न्यूट्रेंट्स की और इन सब की कितनी कितनी आवश्यकता है। आप सब लोग न्यूट्रेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे 100% खुराक हमें चाहिए किसी भी फसल के लिए, ठीक है, तो उसमें से 95% जो है वो हवा, पानी और ऑक्सीजन से लेती है फसल। पीछे कितना बचा? 5%। अच्छा, 5% में से 4% आपका आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यानी कि जिसको हम कहते हैं NPK। अब पीछे बच गया सिर्फ 1%। तो टोटल सूक्ष्म पोषक कितने होते हैं? 16 में से 3 ये आ गए, पीछे कितने बचे? 13। तो ये 13 माइक्रो न्यूट्रेंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा झोल जो होता है ना किसान के पास यहाँ होता है, वो मैनेजमेंट सही ढंग से निर्धारित नहीं कर पाता कि किस तरीके से मुझे करना है। अब देखिए, कुछ किसान होते हैं वो पोटाश नहीं देते, वो जिंक दे देते हैं। जिंक माइक्रो है, मेजर नहीं है। जितना ज़रूरी यूरिया, जितना ज़रूरी DAP, जितना ज़रूरी फास्फोरस। तो जितना आपने हाँ, तो इसमें जिंक, अब किसान क्या करता है, जिंक को उठा करके यहाँ ले आता है, यानी कि पोटाश की जगह पे। अब पोटाश वो उसको देगा नहीं। तो अब आप ये देखिए कि माइक्रो न्यूट्रेंट में से सिर्फ 1%, 13 को 1 से भाग दे करके देखिए क्या डोज बनती है, ppm में बनती है, जबकि हम देते हैं kg के हिसाब से। और डिपार्टमेंट भी हमें ये कह देता है कि आप जिंक तो ज़रूर दीजिए। जिंक कभी भी सॉइल एप्लीकेशन में नहीं दी जाती। जिंक हमेशा फोलियर स्प्रे के थ्रू दी जाती है, सॉइल एप्लीकेशन से नहीं दी जाती। अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जिन किसान भाइयों के घर पे जिंक पड़ी हो, 33% हो या 21% हो, चिलेटेड फोम के अलावा, वो 1 चम्मच या 2 चम्मच जिंक ले लें और 2 चम्मच ही DAP ले लें। दोनों को आधा कप पानी भर के कांच के गिलास में डाल करके छोड़ दीजिए 72 घंटे के लिए। 72 घंटे के बाद में आपको वो गिलास तोड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस जब हो जाती हैं तो सेम यही कंडीशन हम लोग गलती कर बैठे कि जो रासायनिक क्रिया के जरिए हमने खेती करी उसमें हमने मिसमैनेजमेंट किया और हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया।
तो इसके लिए हमें जिंक फोलियर स्प्रे के थ्रू देना चाहिए। जितनी भी आवश्यकता होती हैं तो हम दे सकते हैं, उसी से ही हम अपना काम चला सकते हैं और उसी की ही आवश्यकता होती है। फिर बात आती है पोटाश की। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ये नहीं समझ पाते कि पोटाश काम क्या करता है। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि पोटाश जो है वो मेन मैनेजमेंट का काम करता है। जितना ज़रूरी यूरिया, जितना ज़रूरी डीएपी, उतना ही ज़रूरी हमारे को पोटाश की मात्रा चाहिए। मगर रासायनिक पोटाश जो है वो 60% ज़मीन में स्टोर होता है, 40% ही मिलता है। और साथ के साथ हमारी ज़मीन के अंदर लगभग 300 से 400 किलो पर एकड़ के हिसाब से या पर हेक्टेयर के हिसाब से भी ज़्यादा की मात्रा में पोटाश मौजूद है। तो इस पोटाश को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें पोटाश मोबालाइजिंग बैक्टीरिया या जैसे वेस्ट डिकम्पोजर हैं, इसकी मात्रा हमें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में देते रहना चाहिए, जिससे इन सब बैक्टीरियाज़ की पूर्ति हो सके और हमारे को रासायनिक खादों से बचा जा सके। आशा करता हूँ थोड़े से समय के कारण मैं आप लोगों को पूरी और बेहतरीन जानकारियाँ नहीं दे पाया हूँ। आशा करता हूँ कि जितनी जानकारी मैंने दी हैं वो आपके काम आएगी। आप अपने सुझाव, आप अपने सवाल, आप हमेशा आप ग्रुप में पूछते रहिए, जिससे आपको आगे आने वाले समय में मैं या कोई भी मिल करके हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें। धन्यवाद।